हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी या फिर कैटेगरीज ऑफ जीएसटी और इंटर स्टेट सेल्स एंड इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होती हैं और कैसे हमने एंट्रीज को पास करना होता है, जिसमें कि मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको कुछ एंट्रीज एक्सप्लेन करूंगी और मैं उस पर सारे टाइप्स ऑफ जीएसटी लगाकर आपको बताऊंगी। साथ ही साथ हम लास्ट में ये भी जानेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जीएसटी हम नहीं लगाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। वन इज सेंट्रल जीएसटी जिसको कि हम सीजीएसटी भी बोलते हैं, देन स्टेट जीएसटी जिसको कि हम एसजीएसटी भी बोलते हैं, देन इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको कि हम आईजीएसटी भी बोलते हैं। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। वो सब कैसे होता है उससे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होती हैं एंड इंटर स्टेट सेल्स क्या होती है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रा स्टेट सेल्स। बेसिकली इंट्रा स्टेट सेल्स होती हैं जब भी सेल्स होती हैं एक ही स्टेट के अंदर। तो जब भी किसी एक स्टेट के अंदर सेल्स हो रही हैं, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तब उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। होती है उसका ऑपोजिट व्हेन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आउटसाइड द स्टेट। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पंजाब के डीलर ने पंजाब में ही गुड्स बेचे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंट्रा स्टेट सेल्स हुई हैं। और यहाँ पे अगर पंजाब के डीलर ने गुड्स बेचे हरियाणा के डीलर को, तो वहाँ पे वो हो जाएगी इंटर स्टेट सेल्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो टैक्स अमाउंट होती है जीएसटी की, वो दोनों गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। मान लीजिए अगर टैक्स रेट है 12%, ठीक है, अगर मान लीजिए जीएसटी है 12%, तो 12% और इंट्रा स्टेट सेल्स हुई है, मैं इस कैटेगरी के अंडर बता रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा, 12% जो है वो स्प्लिट हो जाएगा 6% और 6% में। तो आधा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है वो लगता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स। ऐसे ही जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसमें हमने समझा था कि सेल्स आउटसाइड द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हुई है, तो जब 2 स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं वो हो जाता है इंटर स्टेट सेल्स। ऐसे केस में जब भी जीएसटी चार्ज होगा वो सब जाएगा, सारा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे कोई वैल्यू स्प्लिट नहीं होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए जीएसटी का रेट था 12%, तो ये सारा का सारा 12% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको कि हम आईजीएसटी के नाम से डिनोट करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, हमें ये देखना होगा कि वो इंट्रा स्टेट सेल्स है या इंटर स्टेट सेल्स। सो अकॉर्डिंगली हमें टैक्स लगाना होगा। मान लीजिए अगर जीएसटी होता है 18%, तब 9% जाता सीजीएसटी के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाकी 9% जाता स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी के अंडर। और अगर यहाँ पे 18% होता जीएसटी का रेट, तो होल अमाउंट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको कि हम डिनोट करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अब यहाँ पे आप इस चार्ट की पूरी लुक ले सकते हैं। बेसिकली हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले ये देखना है कि वो इंट्रा स्टेट सेल्स है या वो इंटर स्टेट सेल्स है। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब कि अगर सेल्स विद इन अ स्टेट हुई है, पंजाब के अंदर ही सेल्स हुई है या हरियाणा के अंदर ही 2 डीलर्स में सेल हुई है, ठीक है, तब हमें
CGST और SGST दोनों लगाने होंगे। लेकिन अगर सेल आउटसाइड द स्टेट हो रही है या फिर 2 स्टेट्स के अंदर सेल हो रही है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आ जाता है, तो उस केस में जो है वो सारी अमाउंट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको कि हम डिनोट करते हैं IGST। तो ये तब ये वाला केस लगता है और वैल्यू स्प्लिट नहीं होती। स्टेट GST को हम UT GST भी बोल सकते हैं अगर वहाँ पे UT इन्वॉल्व हुई हो। चलिए समझते हैं कि एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मैंने दोनों केसेस लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मैंने लिखा हुआ है इंट्रास्टेट सेल्स, मतलब अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल्स हुई हैं, जैसे कि पंजाब में के डीलर ने पंजाब के डीलर को ही बेचा है, और इस साइड मैंने लिया है इंटरस्टेट सेल, आउटसाइड दी स्टेट सेल्स हुई हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ पंजाब से हरियाणा में सेल्स हो रही हैं। So first transaction is purchase of goods for rupees 2 lakh on credit from Mr. Sanjay। तो goods आए हमारे पास और हम परचेजेस से उसको डेबिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी ऑलवेज डेबिट ऑल ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है। 2 लाख रुपीज़। उसके बाद परचेजेस हुई हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स भी पे करेंगे, और टैक्स पे करेंगे तो वो एक्सपेंस है और उसको हमें करना होगा डेबिट। तो परचेजेस के टाइम पे जो टैक्स हम पे करते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट GST। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल्स है तो दोनों CGST और SGST को डेबिट करेंगे। GST का रेट है वो है 12%। तो 12% के केस में अब यहाँ पे क्या होगा, हम 6% GST को डेबिट देंगे और 6% SGST को डेबिट देंगे। सो 2 लाख का 6% होगा टू संजय को हम कर रहे हैं क्रेडिट क्योंकि उधार पे हो रहा है ये ट्रांजैक्शन 2,24,000। इस केस में क्या होगा, इस साइड पर इनपुट, यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स आएगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 24,000। तो यहाँ पे दोनों के केस में इंट्रास्टेट सेल्स एंड इंटरस्टेट सेल्स के अंदर अगर एक ही ट्रांजैक्शन को मैंने दोनों तरीके से रिकॉर्ड करके आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर परचेजेस ऑफ गुड्स की जगह परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट होता तब भी हम इसी तरीके से एंट्री पास करते, बस परचेजेस की जगह पर एसेट का नाम आ जाता, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और अगर कंप्यूटर है तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता, और अगर कैश पे हुआ होता परचेजेस टू कैश या फिर क्रेडिटर पे हुआ होता तो उसका नाम। हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है इन एंट्रीज पे कि वो इंट्रास्टेट सेल्स है या इंटरस्टेट सेल्स है, और अकॉर्डिंगली एंट्रीज को पास करते जाना है। जो हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है टैक्स की, वो हमने गुड्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर कैलकुलेट लिखना है, और उसके बाद टोटल करने के बाद हमने ड्यू करना है संजय को 2,24,000 रुपीज़, जैसे यहाँ पर किया था। एंट्री इज सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 3 लाख टू विकास ऑन क्रेडिट। सो सबसे पहले गुड्स बिके और विकास के पास गए, और डेबिट द रिसीवर होता है क्योंकि ये क्रेडिट की एंट्री है। विकास अकाउंट डेबिटेड, अभी अमाउंट नहीं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद कितने के गुड्स बेचे हैं हमने, टू सेल्स 3 लाख रुपीज़ लिखेंगे पहले। उसी के साथ साथ जब हमने 3 लाख रुपीज़ के गुड्स विकास को बेचे, साथ के साथ हम GST चार्ज भी करेंगे, और हमें सेल्स पे GST रिसीव होता है, और उसको हम आउटपुट GST के नाम से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो हमें GST की फॉर्म में पैसे आ रहे हैं और हम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट टू आउटपुट GST को। लेकिन इस साइड क्योंकि हम इंट्रास्टेट सेल्स कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो यहाँ पे वो हो जाएगी स्प्लिट, तो यहाँ पे 2 क्रेडिट देने होंगे हमें। यहाँ पर 3 लाख का हमें 6% निकालना होगा, जो कि बनता है 18,000 एंड 18,000 2 बार, ठीक है। 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड 6% स्टेट गवर्नमेंट का। और अब इस सबका टोटल करके हमने अमाउंट ड्यू करनी है विकास को, जो कि बनती है रुपीज़ 3,36,000।
इंटरस्टेट सेल्स में एंट्री को पास करना होता तब हम क्या करते। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एंट्री विच इज़ ऑफ गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹1,00,000। तो 1,00,000 के गुड्स हमने संजय को रिटर्न कर दिए। हमने गुड्स को परचेज किया था संजय से क्रेडिट पे, तब हमने एंट्री क्या पास की थी, परचेजेस को डेबिट किया था, टैक्सेस को डेबिट किया था और संजय को कर दिया था क्रेडिट। अब परचेजेस रिटर्न हो गया है तो इस केस में क्या होगा, एंट्री बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। जिसको डेबिट दिया था उसको क्रेडिट कर देंगे और जिसको क्रेडिट दिया था इसको हम कर देंगे डेबिट, लाइक दिस। ठीक है। और अब हम लिखते हैं अपनी अमाउंट को। 1,00,000 के गुड्स रिटर्न हमने जो है वो संजय को किए हैं। सो 1,00,000 रुपीज़ अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। 1,00,000 के ऊपर हमने 12% टैक्स लगाना है और स्प्लिट करना है, मतलब उसको 2 हिस्सों में। तो 1,00,000 का 12% होता है 12,000, जिसमें कि 6,000 इसका होगा और 6,000 इसका होगा। अगर वो इंटरस्टेट सेल्स है, सिंपली संजय अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले हमने जब इससे गुड्स परचेजेस किए थे तो हमने एक ही टैक्स को डेबिट दिया था और हम उसी टैक्स को क्रेडिट दे देंगे क्योंकि ऑपोजिट एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो हमने जब भी टैक्स को कैलकुलेट करना है हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने जो गुड्स की वैल्यू है उसको दिमाग में रख के उसके ऊपर टैक्स लगाना है। जैसे यहाँ पे जो परचेजेस रिटर्न हुए हैं उन गुड्स की वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपीज़। तो सबसे पहले आप उस वैल्यू को लिख लीजिए जो कि आ रही है या फिर जा रही है। तो यहाँ पे गुड्स जो है हमने रिटर्न कर दिए थे 1,00,000 रुपीज़ के। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो 12,000 लगा उसको ऐड करने के बाद आपने उस पार्टी के नाम को डेबिट या क्रेडिट देना है। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट एंट्री है वो है विकास रिटर्न्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। हमने विकास को गुड्स बेचे थे और जब हमने विकास को गुड्स बेचे थे तब हमने ये एंट्री की थी। ठीक है, विकास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स एंड टू आउटपुट SGST एंड टू आउटपुट CGST। अब विकास ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है, 50,000 के। तो सबसे पहले तो हम इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, मतलब जिसको क्रेडिट किया था उसको हम कर देंगे डेबिट और विकास को कर देंगे क्रेडिट। अब जो विकास है उसने 50,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए हैं। सबसे पहले जो गुड्स रिटर्न होके आए हैं हमने वहाँ पे अमाउंट लिखनी है। 50,000 के गुड्स रिटर्न होके आए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000। इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे जो कि है 12%। पूरे क्वेश्चन के लिए 12% ही है GST का रेट। सो 12% मतलब 6% इसको जाएगा और 6% इसको जाएगा। ठीक है, सो 50,000 का 6% कितना होता है, 3,000। और विकास को हम क्रेडिट कर देंगे 56,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने डेबिट किया था विकास 3,36,000 की अमाउंट से और अब हमने क्रेडिट कर दिया उसको 56,000 से। इसका मतलब जितने की रिटर्न्स हो गई हैं गुड्स की वो ऑटोमेटिकली अब उतने से डेबिट कम हो गया है क्योंकि हमने क्रेडिट दे दिया है उसको इतनी अमाउंट का। ठीक है, अगर वो इंटरस्टेट सेल्स हुई होती तब हम क्या करते, तब भी हमने ऐसे ही एंट्री को रिवर्स करना था। ठीक है, ये डेबिट है और ये जो है वो क्रेडिट है। आइए समझते हैं एक और एंट्री को जिसमें कि पेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफ लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000। सो अगर लीगल कंसल्टेशन फीस या एक्सपेंसेस भी पे कर रही है कंपनी तो उसके ऊपर भी GST जो है वो चार्ज होता है। ठीक है, सो एंट्री होगी लीगल फ़ी या लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट
अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्सपेंसेस की अमाउंट को लिखना है जो कि है 10,000। ठीक है, 10,000 का 12% होता है 1200, तो 600 इसका एंड 600 दूसरे टैक्स का, टू 11,200 रुपीज़। और यहाँ पे अगर मान लीजिए जो फ़ीस है वो आउटसाइड दी स्टेट पे हुई है, तब हम एंट्री करेंगे आपको क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन होगा कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो विद इन स्टेट हुई है या आउटसाइड दी स्टेट हुई है। आइए समझते हैं अब हम कुछ और एंट्रीज को। इसी तरह अगर इनकम रिसीव होती है कमीशन की फॉर्म में ₹10,000, तब भी हमें जीएसटी की एंट्री को रिकॉर्ड करना है, और जब इनकम रिसीव होगी तब हमें टैक्स भी जो है वो रिसीव होगा, टैक्स लगकर मतलब हमें इनकम रिसीव होगी। सो एंट्री विल बी, अगर कैश में इनकम रिसीव हो रही है तो कैश को डेबिट करेंगे, और अगर बैंक में या बाय चेक इनकम रिसीव हो रही है, अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है बैंक का, तब हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कमीशन है उसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज़, ठीक है, और टैक्स रेट है 12%। सो मतलब कि 6% लगेगा, वो हो जाएगा 600 और इधर हो जाएगा 600, तो यहाँ पे अमाउंट बन जाएगी 11,200, मतलब हमें इतनी अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है, आउटपुट जीएसटी को लगने के बाद। और अगर ये वाला केस है तो सिंपली यहाँ पे हम सिर्फ एक ही टैक्स को क्रेडिट करेंगे, टू आउटपुट आईजीएसटी, और 1200 रुपीज़ सीधे ही उस पर लग जाएंगे। तो जैसे कि अब हम एक्सपेंसेस की एंट्री को भी अभी हमने समझा कि कैसे करनी है। सारे एक्सपेंसेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, वो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर आपने जीएसटी को कैलकुलेट नहीं करना, पूरा इग्नोर करना है, ठीक है। उससे पहले हम दो ट्रांजैक्शंस और हैं उसकी भी एंट्रीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले है, एक है गुड्स वर्थ ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो मैंने आपको बताया था कि कब इनपुट जीएसटी को हम रिवर्स करते हैं या फिर क्रेडिट करते हैं। वो एक ड्राइंग्स वाला केस था, एक परचेजेस रिटर्न था, और अगर गुड्स को हमने एज ए फ्री सैंपल या लॉस ऑफ गुड्स हो गए हैं बाय फायर और गुड्स स्टोलन, तो इन दोनों केसेस में हमने इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना है, मतलब क्रेडिट करना है। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे गुड्स विड्रॉन हुए हैं, अगर अमाउंट विड्रॉ की होती प्रॉपराइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए, तब हम उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे गुड्स विड्रॉन हुए हैं तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी को हम ऑपोजिट कर देंगे, क्रेडिट दे देंगे। सो एंट्री विल बी, हमेशा परचेजेस में से ही माइनस करते हैं गुड्स को। मतलब कितने ये गुड्स थे 20,000, तो परचेजेस में 20,000 आ जाएंगे। इसके ऊपर लगाना है फिर 6% लगा सकते हैं पहले हम। सो 1200 ड्राइंग्स में जाएंगे 22,400, और यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको बोला गया होगा कि जो ड्राइंग्स है उसमें आपने इंटरस्टेट सेल्स को फॉलो करना है, तब उस केस में क्या होगा, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा और ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स और लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन। मतलब तीनों केसेस में क्या हो रहे हैं, गुड्स हमसे जा रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये एक्सपेंस या लॉस की एंट्री है। अगर फ्री सैम्पल्स की फॉर्म में गुड्स दिए हैं तो आपको पता है हम हमेशा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। अगर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हुआ तो हम लिख देंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट, ठीक है। जो भी केस होगा उसको हमने कर देना है अकाउंट डेबिट, ओके। टू परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, एंड टू रिवर्स की ही एंट्री होगी यहाँ पे भी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। जो भी गुड्स की अमाउंट जितने के वो जा रहे हैं वो हम परचेजेस में लिख के उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके और दोनों अमाउंट को तीनों को ऐड करके फिर हम डेबिट में डालेंगे। ऐसे ही अगर
दूसरी एंट्री करनी हो इंटरस्टेट सेल्स के केस में, तब एक ही टैक्स को हम क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमने जीएसटी को कम्प्लीटली इग्नोर करना है और वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है। तो सबसे पहले है अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोपराइटर। तो कैपिटल में कभी भी जीएसटी कैलकुलेट करके नहीं लगाना। ऐसे ही अगर अमाउंट विड्रॉ की है प्रोपराइटर ने, मतलब ड्राइंग्स हुई हैं अमाउंट की या कैश की, तब भी जीएसटी नहीं लगाना। लेकिन अगर गुड्स की ड्राइंग्स हुई है तब लगाना है। अगर बैंक में हमने पैसे जमा करवाए या फिर हमने बिजनेस ने बैंक से पैसे निकलवाए, तब भी जीएसटी नहीं लगाना। अगर क्रेडिटर्स को अमाउंट पे कर दी है या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उस टाइम पर भी जीएसटी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले ड्यू में लगा दिया होगा जब हमने परचेज़ किए थे गुड्स। ठीक है, ऐसे ही अगर डेटर से अमाउंट रिसीव हुई है और डिस्काउंट अलाउ किया है, तब भी जीएसटी नहीं लगाना। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए हैं या बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, देन ऑल्सो अगर हम वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी और अगर वाटर का बिल पे हो रहा है तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, एंड इन केस ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। जीएसटी के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज डिस्कस करूंगी और हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे कमिंग वीडियो में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।